नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है जिलों में बदलेंगे फेस, क्षत्रप मुक्त होगी कांग्रेस? क्वेश्चन मार्क। क्या वाकई इस दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ रही है? कोशिशें तो बहुत हैं, अब देखते हैं कितनी अंजाम तक पहुंचती हैं। पहले देखिए ये रिपोर्ट और उसके बाद फिर अब डिबेट की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों संगठन को लेकर हलचल तेज है। जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। न कमलनाथ का दबदबा, न दिग्विजय सिंह का दखल, न अरुण यादव, अजय सिंह या भूरिया की परछाई। इस बार फैसला होगा हाईकमान का और मैदान में है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने जीतू पटवारी को फ्री हैंड दिया है, वो भी संगठन खड़ा करने की पूरी आजादी के साथ। कांग्रेस में अंदर खाने चर्चा है कि जीतू पटवारी ने वरिष्ठों के मार्गदर्शन को सर माथे पर रखा है, लेकिन उनकी लकीर से अलग एक नई लकीर भी खींच रहे हैं। कुल मिलाकर पटवारी कांग्रेस को जमीनी स्तर पर खड़ा करने में जुटे हैं। जिलों में अब नियुक्तियां पुराने समीकरणों से नहीं, संगठन की जरूरत के हिसाब से होंगी, वो भी हाईकमान की मर्जी के हिसाब से। जिनका नेतृत्व है, जिनके प्रति जनता में आकर्षण है, जिनके पीछे लोग हैं, और यही पार्टी की आज जरूरत है। नीचे तक जानकारियां हैं, वो एकत्रित की जाएंगी और उसी आधार पर लोगों का चयन होगा। तो ये तो हमेशा से ये होता रहा है। पहले जो है बड़े नेता सूचनाएं रखते थे, अब जो है ऑब्जर्वर आकर जो है रखेंगे, उसमें थोड़ी अधिक तटस्थता होगी। कांग्रेस की इस रणनीति को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ दिखावे की सर्जरी कर रही है, असली बीमारी तो संगठन में भरोसे की कमी है। ये भूल रही है कि गंगोत्री गंगा से निकलती है। दिल्ली में तो आज तक अध्यक्ष को लेकर कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन नहीं किया गया। एक परिवार विशेष हर समय नेहरू परिवार ही कांग्रेस पर काबिज रहा। जो डंडा चलाना है वो नीचे के कार्यकर्ताओं पर चला दो। कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। ऐसे प्रपंचों से ना कभी पार्टी चलती है ना पार्टी बनती है। बहरहाल कांग्रेस में जो कुछ भी हो रहा है वो आने वाले चुनाव की जमीन तैयार कर रहा है। जीतू पटवारी का मिशन 2028 है और इसके लिए वो संगठन की बुनियाद नए सिरे से डाल रहे हैं। राहुल गांधी का समर्थन, हाईकमान का भरोसा और कार्यकर्ताओं में फिर से जोश भरना, यही है कांग्रेस का नया फार्मूला। फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि जिलों में बदलेंगे फेस, क्षत्रप मुक्त होगी कांग्रेस। अगर दार्शनिक तरीके से आप देखें तो जिंदगी का सबसे कठिन और सबसे जिंदगी को बदलने वाला अगर कोई क्षण होता है तो वो होता है चेंज, बदलाव। और ये बदलाव घटता है, और जब जिस दिन घटता है और आपको समझ आता है कि आपकी अब तक की जो जिंदगी है, या किसी संगठन को ये लगता है कि अब तक जो किया वो गलत था। तुलसीदास जी इसका बहुत आइडियल एग्जाम्पल हैं। पत्नी प्रेम में उलझकर वो बरसती रात में पत्नी के पास पहुंचते हैं और सिर्फ एक शब्द उनकी जिंदगी बदल देता है कि इतना प्रेम अगर राम से करते तो जिंदगी बदल जाती। और तुलसीदास जी जैसे किसी रोबोटिक तरीके से पलटते हैं और फिर लौट के नहीं आते हैं। फिर वो महाकाव्य के रचयिता तुलसीदास हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कितने लोगों के और कितने संगठनों के साथ होता है कि कोई एक शब्द, कोई एक घटना या लगातार मिल रही असफलताएं उसको बदल देती है। कांग्रेस आज उसी मुहाने पर खड़ी है, जहां उसे रत्नावली की जरूरत है जो ये बता दे कि किससे प्रेम करना है। अगर फिर सत्ता रूपी लक्ष्य की तरफ जाना है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। पहले हमारे सवाल देखिए, क्या पटवारी जी को राहुल का फ्री हैंड कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगा? क्षत्रपों की छाया से निकलकर क्या कांग्रेस वाकई कुछ नया करने जा रही है? और 2028 के लिए फील्डिंग में जुटी कांग्रेस का नया मॉडल कितना कारगर होगा? ये हमारे 3 सवाल। चलिए मेहमानों की तरफ चलते हैं। हमारे साथ हैं शैलेंद्र पटेल जी, सीनियर लीडर, पूर्व विधायक कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं। उनके काउंटर पार्ट हैं युवा नेता बीजेपी के प्रवक्ता मिलन भार्गव जी, उनका बहुत स्वागत है। और जगदीश द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। जगदीश जी, पहला सवाल आप ही से कि कांग्रेस जिस तरह आत्ममूल्यांकन कर रही है, आत्मनिरीक्षण कर रही है, बहुत ज़रूरी है। और जो क्षत्रपों का एक मॉडल था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो अब बीजेपी में हैं, दिग्विजय सिंह जी का अब निश्चित तौर पर वो खुद भी कह चुके हैं कि मेरी भूमिका वो नहीं रहेगी जो पहले रहती रही है। और कमलनाथ जी भी अब
लगभग उसी भूमिका में रहेंगे। क्या आपको लगता है कि क्षत्रपों की छाया से मुक्ति और जीतू पटवारी जी को राहुल गांधी जी का फ्री हैंड, ये कांग्रेस के लिए और खुद जीतू पटवारी जी का काम करने का तरीका कुछ बदल रहा है कांग्रेस को? जी सर जी, पहली चीज तो ये कि कांग्रेस को लेकर जो आपने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, जिन नेताओं की आपने चर्चा की, पहली चीज तो आप ये बात मान के चलिए कि ये छत्रपों से बाहर निकलने की छटपटाहट पार्टी में होगी, लेकिन ये जो छत्रप हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, अब ये छत्रप भी अपने अस्ताचल पे हैं शरद जी। इनका राजनीतिक वजूद जो है वो वानप्रस्थ से भी आगे निकल गया है। तो अब स्वाभाविक है कि वो ये चाहेंगे कि कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस पहले 3 और 4 नेताओं के गुट में बटी रहती थी, अभी भी जो सबसे बड़ी तरह की जरूरत है, जो जिस बात की आप बात कर रहे हैं, जीतू पटवारी जी की जो आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज ये है, इसमें सबसे बड़ा है कि राहुल गांधी ने जो प्लान किया है, आपको पता होगा, वो गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में से लागू किया है। अध्यक्षों के चयन की 8 सूत्री एक गाइडलाइन जारी हुई है कि ये चीजें उसमें मापदंड होंगे, 7 और 8 सूत्र का एक फार्मूला उसने बनाया है। सोच बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो मैं आपसे कह रहा हूं कांग्रेस में यह है कि ये लागू हो पाए। आपने अभी ग्वालियर का एक सीन देखा होगा, जो कांग्रेस में शरद जी सबसे बड़ी समस्या है। अगर राहुल गांधी को, मैं ये कह रहा हूं आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे नेता खड़े करना चाहते हो, उसके पहले आपको एक चीज बहुत जरूरी करना पड़ेगी, बेहद सख्ती से करना पड़ेगी, अनुशासन, कार्यकर्ता का भाव कार्यकर्ता में डेवलप करना, नेताओं और कार्यकर्ता के बीच का एक फासला कार्यकर्ताओं के बीच में रहना। जब तक आप इस कैडर पे नहीं आएंगे, आप आंदोलन पे चलने वाली पार्टी बनते रहेंगे। आप देखिए ग्वालियर में स्थिति ये थी कि सामने की कुर्सियां खाली थी और मंच पे 125 लोग बैठे थे। भोपाल में मंच गिर चुका है, वहां दिग्विजय सिंह जी को कहना पड़ा कि ये क्यों होता है कांग्रेस, बिल्कुल इस पे लगाम क्यों नहीं लगाते? जीतू पटवारी से लेके शरद जी कांग्रेस के तमाम लोग आए और चले गए। पहले इस पे जब तक लगाम नहीं लगेगी, ये सारी बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि नब्ज पर हाथ तो है कांग्रेस का, लेकिन नब्ज पर हाथ रखने से जब तक मरीज पथ्य परहेज का पालन नहीं करेगा, खिचड़ी नहीं खाएगा, दलिया नहीं खाएगा, अपनी सारी इंद्रियों को नियंत्रण में रखेगा, तब जाकर वो रोग मुक्त होगा, अगर हम किसी संगठन को भी माने। बहरहाल मिलन जी, विषय आपके प्रिय दल का है जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में आपके लिए सबसे अहम है। कैसे देखते हैं आप अपनी प्रिय पार्टी में होने वाले इन बदलावों को, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की दृष्टि से प्रिय? देखिए शरद जी, प्रतिद्वंद्विता के द्वंद्व में ना फंसकर हम यदि लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में जितना महत्वपूर्ण सत्ता पक्ष है उतना ही महत्वपूर्ण विपक्ष होता है, क्योंकि इन दोनों पहियों से लोकतंत्र चलता है। लेकिन दुर्भाग्य से सत्ता में रहने के बाद, लंबे समय के बाद, जब कांग्रेस पार्टी बाहर हुई तो जिस प्रकार से राजनीति वो कर रही है, वो चाहे वो संगठन के तौर पर हो या राजनीतिक विषयों को लेकर, वो राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जितने विचार के विषय हैं उनका विरोध करते करते देश विरोधी वाली छवि बना ली। अब इस छवि को मिटाने के लिए प्रयास बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आंतरिक मन किस प्रकार का है वो बोल वचन में जिस प्रकार से निकल आता है। अब आप देख लीजिए देश में जिस प्रकार का माहौल है, उस माहौल में देश एकमत है कि पाकिस्तान को जवाब देना है, आतंकी को मुंह तोड़ जवाब देना। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा आ जाते हैं परिवार, चूंकि परिवार में बंधी हुई कांग्रेस पार्टी, रॉबर्ट वाड्रा किसके हमदर्द बनते हैं? आतंकियों के, और कहते हैं कि साहब तुष्टीकरण की राजनीति हमने की होगी, लेकिन आप जिस प्रकार से मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। इसके कारण वो आतंकी का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। और जिस प्रकार की घटना हो रही थी, हमदर्दी दिखाई और कांग्रेस का आंतरिक मामला। राहुल गांधी जी, खड़गे जी ने अभी तक एक शब्द पाकिस्तान का नाम लेकर नहीं बोला। तो ये दोहरा चरित्र है। और जिस प्रकार की मध्य प्रदेश में स्थितियां हैं, ये सबने देखी। जीतू पटवारी जी की जो मंशा है उसके अनुरूप उनके नेता उनका प्रयास कर रहे हैं कि सोनिया जी और राहुल जी के दरबार में नंबर बढ़ जाए। अब आप देखिए कि किस प्रकार की राजनीति हुई, छत्रपों को हटा देंगे। अरे छत्रपों से बनी हुई पार्टी जो 70-75 बार पहले ही टूट चुकी है, असली नखरी का फेर आज भी है। जो इंदिरा जी ने शुरुआत की थी कि छत्रपों को बढ़ाना, क्या इनके बिना कांग्रेस की कल्पना मध्य प्रदेश में करना आसान होगा? क्योंकि ये इनके इर्द गिर्द ही घूमेगी। अब आपने भले कमलनाथ जी को पहले पोस्टर से गायब किया, बैठकों से गायब किया, उनको कई बार डांट फटकार भी लगानी पड़ी, लेकिन सुन कौन रहा उनकी? अब दिग्विजय सिंह जी देखिए 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन पीसीसी दफ्तर में जगह नहीं मिलती, उनको बाहर करना पड़ती है। तो ये छत्रपों को प्रयास जरूर कर रहे हैं बाहर करने का, लेकिन संभव नहीं है। जी
देखिए, मिलिंद जी का किस बात का जवाब दूं? पहली बात तो विषय को विषयांतर उन्होंने करने का प्रयास किया, अपनी बात इस फोरम से रखने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राहुल गांधी जी विदेश का दौरा छोड़कर सबसे पहले आए और पहली बात कही कि हम देश के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। उसके बाद अगर ये प्रश्न खड़े किए जाते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी सोच को मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि जब पूरा देश एकमत है और सीधी तरीके से उस घटना से सब द्रवित हैं और उस बात को आज इस विषय में लेकर आना, हम सबको पता है, कई बार उस बारे में चर्चा हो चुकी कि ये कोई अटैक किसी आत्मा पे था, देश की आत्मा पे था, और देश के सारे नेता एकमत होकर सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम एक देश हैं और देश के आगे कुछ भी नहीं होता। पार्टियां गौण हैं, ये सब बात की बातें हैं। पहले हम सबके लिए मातृभूमि है, हमारा देश है, और उस समय उस तरह की बातें करना ठीक है, मिलिंद जी कर रहे हैं। दूसरा बात, जब पार्टी की बातें आती है, असफलताएं कई बार बहुत सारे प्रश्न खड़े करते हैं और ये प्रश्न खड़े होना लाजमी है, वाजिब भी है कि अगर हम लगातार कई मामलों में असफल हो रहे हैं तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर आएंगे और आने भी चाहिए। उसमें कोई नाराजगी भी नहीं होना चाहिए, कोई बुराई की बात भी नहीं है। लेकिन जब कोई असफलताएं आती है तो सोचने में मजबूर करती है, विचार करती है, और लगातार पार्टी चिंतन मनन कर रही है, और चिंतन मनन के बाद जो हम में कमियां हैं उन्हें ईमानदारी से हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मिलिंद जी ने बड़ी अच्छी बात कही, उनकी जो खराब बात थी उसका मैंने कहा, लेकिन जो अच्छी बात थी कि पक्ष और विपक्ष दोनों होना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार जब भी नकेल चलेगी, जब भी एक तरफ नहीं जाएगी, जब विपक्ष मजबूत होगा, और विपक्ष के होने के नाते हमें अपना काम करना है, और तो और आगे हमें देश को कहाँ लेकर जाना। अभी आज कल की बात देख लीजिए, जिस मांग को राहुल गांधी जी कर रहे थे कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, लाख उनके ऊपर सवाल उठाए गए, हंसी की गई है, उनको किया गया, आज उसको सरकार ने माना और उसका फैसला किया। आज इस जनता के हित की लड़ाई थी, जीते, आगे उससे हम आगे बढ़ें, क्या अधिकार मिलेंगे क्या नहीं, वो बात की बात है। लेकिन जो संगठन में कमियां अगर आई हैं उसे कांग्रेस पार्टी ने इंगित की, रिकॉग्नाइज की है, और एक अधिवेशन में ये फैसला लिया है कि हम जिला इकाई को हम मजबूत करेंगे। और जिला इकाई मजबूत करने के लिए, क्योंकि निश्चित रूप से जो जिला होता है वहाँ का अध्यक्ष जब मजबूत होगा, उसकी पकड़ मजबूत होगी, तो कार्यकर्ताओं से ज़्यादा उसका मेलजोल होगा, नीचे की समस्याएं समझेगा, और लीडरशिप डेवलप होगी, और उस तरीके से विपक्ष या सत्ता पक्ष में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। उस तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है, और निश्चित रूप से जब हम बढ़ेंगे तो सफलताएं भी मिलेंगी। जगदीश जी, राजनीति के दो मॉडल हैं। एक मॉडल है जो नैतिकता की तरफ जाता है, जो कहता है कि नहीं, लगे रहिए, जुटे रहिए, गलत चीज़ें मत करिए, गिराइए मत, आगे बढ़ते रहिए। राहुल जी के बारे में कहा जाता है कि पार्टी के भीतर ऑर्गेनाइजेशनल अफेयर्स में उनका ये मॉडल उनको परेशान करता, उनको भी, उनकी पार्टी को भी। NSUI में पढ़े लिखे अच्छे युवा लाएंगे। अब कहा यह जाता है कि राजनीति में पढ़े लिखे लाइए, लेकिन तिकड़मबाज लाइए। वो सब कुछ आप MBA करा लेंगे, ये करा लेंगे, बढ़िया, लेकिन क्या होगा उससे? तिकड़म नहीं आती तो वो कैसे मैनेज करेगा राजनीति को? दूसरी तरफ बीजेपी है, बीजेपी ने इससे परहेज नहीं किया। तमाम नेताओं की भीड़ में वो 2012-13 में जब गई तो उसने बिना झिझक के नरेंद्र मोदी जी को चुना, जो राजनीति के मॉडल के एकदम बिल्कुल परफेक्ट पॉलिटिशियन थे। फिर उनके सबसे विशिष्ट सहयोगी के तौर पर जो नाम सामने आया, अमित शाह जी का परफेक्ट नाम था। कांग्रेस अपने परफेक्ट चुनने में पिछड़ती चली गई। इंदिरा गांधी, अहमद पटेल, या और पहले चलिए आप और दिग्गज नेता, आपको एक से एक नाम ध्यान आएंगे, लेकिन अब रणनीतिकारों की लिस्ट सिमटती चली जा रही। क्या ये बड़ी चुनौती है? जी शरद जी, सबसे बड़ी चुनौती ये है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस को लेके मुझे जो लगता है कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व था उसने अपने नेताओं पे भरोसा शायद कम किया, और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को समय पे बड़ी जिम्मेवारी दी जानी चाहिए थी उन्हें वो जिम्मेवारी उस समय नहीं दी गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों गए, इस पर बहस मुबाहिस हो सकती है। आज सचिन पायलट जैसा चेहरा आपके सामने है, और भी बहुत सारे नेता आपके सामने, इन्हें आगे बढ़ाइए, इन्हें जिम्मेवारियां दीजिए। जरूरत नहीं है एक उम्र पार कर चुके नेताओं के साथ समन्वय बना के चलने की। आप युवा चेहरों को लाइए, साल भर नहीं, क्योंकि उनके पास शरद जी अभी 20-25 साल की पॉलिटिक्स है। आप देखिए कि बीजेपी ने एक नया फार्मूला गढ़ दिया है जिला अध्यक्षों के चयन में। उसने कहा साहब हम 50 साल की उम्र से ज्यादा लोग 30% अध्यक्ष बनाएंगे, 70% हम 50 के नीचे बनाएंगे। उस राजनीतिक दल से भी सीखना चाहिए। कमलनाथ जी स्वीकार करते थे, मैंने सुना है उनको, कि संगठनात्मक रूप से बीजेपी हमसे मजबूत है। और सबसे बड़ी चीज, बीजेपी जब तक पार्टी में, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, पार्टी बहुत अच्छी है, 125 साल 150 साल पुरानी पार्टी, गांव गांव में इसके कार्यकर्ता हैं, लेकिन अनुशासन का डंडा
और स्पष्ट नीति, सीधा संदेश, वरना कार्रवाई। जब तक ये नहीं होगा, ये साहब गांव में जाके चाहे जिला अध्यक्ष बना लें, चाहे और मंडल में बैठ के जिला अध्यक्ष बना लें। शरद जी, कांग्रेस, बहुत अच्छी बात कही शैलेंद्र जी ने, बहुत लर्नेड जो है, मैंने विधानसभा में सुना है, बड़े लर्नेड पॉलिटिशियन है, कि असफलताएं सवाल उठाती हैं, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि हम बार बार असफल होने के बावजूद वो चीजें जो सामने दिख रही हैं शरद जी, ये बड़ा हमको सवाल, भी 30-35 बिल्कुल। साल पत्रकारिता में हो गए, हमको जो सामने दिख रहा उन्हें भी अनदेखा कर रहे हो आप। ऐसे में पार्टी खड़ी नहीं होगी बिल्कुल, और जी, पीछे जाएगी। जी। आज की स्थिति में भी मैं कहना नहीं चाह रहा शरद जी, एक बात जरूर कहूंगा, अभी भी जो स्थितियां हैं मैं बहुत ज्यादा उसको डिफाइन नहीं कर रहा, लेकिन पार्टी के नेताओं में एकता का अभाव अभी भी है। शैलेंद्र जी बैठे हैं, आंतरिक रूप से मेरी बात को स्वीकार रहे होंगे, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाह रहा शरद जी। बिल्कुल, ये बिल्कुल, खत्म होना जगदीश जी, पड़ेगा। जगदीश जी, संगठन, जी, एक जी। शरद जी, एक छोटे से उदाहरण के बाद मैं बंद करूंगा। बीजेपी के एक सांसद थे और वो मंच पे, बड़े वरिष्ठ सांसद थे, मैं उस कार्यक्रम में था शरद जी, वो मंच पे जाने की ओर बढ़े, मंच पे 7 कुर्सियां थी, वहां के कार्यालय प्रभारी ने उनको रोक दिया था कि आप अपेक्षित नहीं है, मंच पे सामने बैठिए आप। ये करना पड़ेगा आपको अनुशासन, संगठन में, बिल्कुल तब सही। संगठन खड़ा होता है। आपने जो बात कही, जिस तरह से हम पुरानी हिंदी फिल्मों में देखते थे कि ट्रेड यूनियन का एक मजबूत नेता खड़ा होता था मैनेजमेंट के सामने और बड़े चेहरे पर एक बड़ी तीखी और तिरछी मुस्कान रख के कहता था कि कपूर साहब, इस कारखाने के 2500 मजदूर मेरे साथ चलते हैं, मेरी एक इशारे पर हड़ताल हो जाएगी कपूर साहब। तो सवाल ये है कि क्या हाईकमान के सामने ये बुजुर्ग नेता कुछ उसी अंदाज में खड़े होते हैं? सारे विधायक हमारे साथ हैं हाईकमान, अगर गलत चुनाव हुआ तो सारे विधायक बगावत कर देंगे। ये मैं शैलेंद्र जी से पूछूंगा, मिलन जी का नंबर है। जी मिलन जी बताइए। देखिए शरद जी, अभी शैलेंद्र जी ने एक विषय उठाया कि ये विषयांतर बात ही, देखिए विषयांतर नहीं, मैं पहले चूंकि राजनीतिक रूप से बात हो रही है, आपके संगठन की बात हो रही है, आपका आंतरिक मामला है, आपका कैसी स्थिति है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि आप विपक्ष में हैं तो चर्चा, चूंकि सार्वजनिक जीवन है, चारों तरफ चर्चाएं होती, विषय कभी छुपते नहीं शैलेंद्र जी। दूसरी बात, जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी की रफ्तार है, उस रफ्तार में उनको ही आंसू बहाना पड़े और उनकी ही करता है, उनके नेतृत्व में आपके नेता आखिर कैसे हिम्मत जुटा ले रहे हैं कि महाकुंभ के विषय पर महापापी स्नान करते हैं, साधु संत सांड हो जाते हैं, आपके मीडिया विभाग के अध्यक्ष दिगंबर संत को भोगी मार्ग पे चलने वाला बोल देते हैं, उचक्का बोल देते हैं। ये सारे प्रश्न हैं जो संगठन पर ये सवालिया खड़ा कर रहे हैं। और दूसरी बात, कोई भी संगठन किसी विचार को लेके, और कार्यकर्ता की बात हुई थी, अभी जगदीश जी ने बोला था कार्यकर्ताओं की बात, तो जब कार्य नहीं है तो कर्ता करेगा क्या? कार्य कहां है? आपके वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी जो बनी थी, उन विचारों पर क्या आज चल पा रही है? क्या एक स्थायी विचार है जो कांग्रेस की पहचान हो? भारतीय जनता पार्टी की विचार है, जिस विचार को लेकर चली थी, आज भी चल रही हो, कल भी चलेगी, विचार नहीं बदले। इसलिए एक अनुशासन है, डिसिप्लिन है, और किसी परिवार में बंधी हुई पार्टी हमारी नहीं, जिस प्रकार से आपकी बंधी हुई है। तो इसीलिए बार बार सवाल खड़े होते हैं कि आप लोकतंत्र और संविधान बचाओ की बात जरूर करते हैं, लेकिन आप परिवार बचाओ में लग गए। पूरा देश देख रहा है, जब जेल जाते हुए आपका नेतृत्व दिख रहा है तो आपको संविधान याद आ रहा है, कानून याद आ रहा है, लेकिन ये कानून और संविधान के कारण ही तो हो रहा है। ये कैसे संभव है कि फर्स्ट फैमिली जिसने आपने तथाकथित बना दी, ये देश तो साहब पहले से बना हुआ है, हजारों लाखों वर्ष पुराना है, लेकिन दुर्भाग्य से पूरी की पूरी कांग्रेस ये बताती है कि इस देश में यदि सुई भी आई है तो कांग्रेस के कारण। कैसे बात कर रहे हैं? सोने की चिड़िया हमारा देश, जिसमें मुगलों ने प्रयास कर लिया 800 साल, लूटते हुए अंग्रेजों ने कर लिया, लेकिन लूट नहीं पाए, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी महान है। ये धन और वैभव से नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा। आप परिवर्तन करने जा रहे हैं। आखिर आप कहीं ना कहीं ये तो मान रहे हैं कि पहले वाली जो प्रणाली थी, उस प्रणाली से बेहतर अब ये प्रणाली होगी कि हम जिला अध्यक्षों को टिकट वितरण में और प्रत्याशी चयन में एक बराबर का स्टेक होल्डर बनाएंगे, बराबर का एक उसमें भागीदार बनाएंगे। तो पहले की प्रणाली पर कहीं मन में प्रश्न रहे होंगे कि वो पूरी तरह निष्पक्ष नहीं थी, चयनित नहीं थी। इस प्रणाली की सफलता के लिए आपके पास क्या दलील है? देखिए, आप मुझसे प्रश्न करने वाले थे, वो शायद वो रह गया, वो जवाब जरूर दे देता हूँ। आपने कहा आपकी बारी आएगी जब मैं प्रश्न करूंगा उस चीज़ को लेके। देखिए, समय के साथ चीज़ों में परिवर्तन होता है, निश्चित रूप से एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र का कोई नेता होता है, उसकी अपनी वजनदारी होती है, उसको कोई हर पार्टी में होता है, कोई कहे या ना कहे,
क्योंकि उस क्षेत्र का वो नेता होता, वो कई विधानसभा, जिला, संभाग और उस रीजन तक के वो रहता, उनकी अपनी महत्वता होती है, वो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होता है उसको, कि वो नेता होता है, राजनेता उस क्षेत्र को वो डील कर रहा होता है। कहीं किसी को पर काटने वाली बात नहीं आती है। हाईकमान उनकी भी सुनते हैं, क्योंकि उनके पीछे उनकी फॉलोइंग्स हैं, उनकी पार्टी के प्रति समर्पण है, लंबा समय तक उन्होंने अपना काम किया है, लोगों को गढ़ा है, आगे बढ़ाया है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको नजरअंदाज किया जाता है। इसलिए उनकी अपनी अपनी बात होती है, वजनदारी होती है और उनके विचार होते हैं, उनका सम्मान पार्टी में अपनी जगह होता है। लेकिन जो व्यवस्थाएं हुई, हर व्यवस्था के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी व्यवस्थाएं भंग होती हैं। अनुशासन की बात बार बार हमारे ऊपर आती है कि थोड़ी अनुशासन की कमी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक संगठन की पार्टी नहीं है, कहीं ना कहीं आंदोलन की पार्टी है, तो उस हिसाब से संगठनात्मक रूप से उतने मजबूत नहीं हो पाते हैं। लेकिन आज संगठन को मजबूत करने की जब आवश्यकता पड़ी तो उन तमाम पहलुओं को देख रहे हैं। अनुशासन की अगर कमी है तो हम उसको प्रयास कर रहे हैं, लगातार उसको भी सुधार लेकर आएंगे। द्विवेदी जी ने बात कही, हम विचार कर रहे हैं। लेकिन अब जो क्राइटेरिया बन रहा है कि नीचे हम बेसिक कहां से शुरुआत करें, क्योंकि जिला एक हमारी ऐसी इकाई होती है कि जहां पर आसानी से कंट्रोल हो सकता है, आसानी से हम चीजें कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। विधानसभा के टिकट हो, चाहे जिला के हमारी नगरीय निकाय या लोकल बॉडी इलेक्शंस हो, तो वहां पे एक जिलाध्यक्ष पैनी नजर से वो सारे काम कर सकता है। तो उसकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि वो ज्यादा बेटर तरीके से जानता है, समझता है, और उसकी बात को हम जब तरजीह देंगे तो परिणाम भी ज्यादा ठीक आएंगे। इश्यूज भी आइडेंटिफाई नीचे होते हैं, बहुत से जो प्रॉब्लम्स होती, देश बहुत बड़ा है, प्रदेश भी अपने आप में बड़ा है, हर इलाके की, हर जिले की अपनी अपनी समस्याएं, उनको भी नीचे आइडेंटिफिकेशन हो, उनके आंदोलन नीचे खड़े हो, लोगों की लड़ाई उस तरीके से हो, और जब जनमानस बनता है उस चीजों को लेकर तो निश्चित रूप से पार्टी आगे बढ़ती है और जनता के हित की लड़ाई लड़ती, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता के बाहर हो। यही जगदीश जी बड़ा सवाल है कि आपने कई परिवर्तन किए। राहुल जी के समय NSUI में पढ़े लिखे युवाओं को लाने की बात हुई, मीनाक्षी नटराजन, मृणाल पंत जैसे चेहरे सामने आए, लेकिन सवाल ये भी उठा कि इनकी सज्जनता कई बार इनके लिए चुनौती बनती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स मानते हैं, और खुद कांग्रेस के भीतर से ऐसी आवाज़ें हमने सुनी हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की भी बात करें तो आनंद शर्मा या मनीष तिवारी के बाद के चेहरे अगर आप याद करें तो शायद दिमाग पे बहुत जोर डालना पड़ेगा कि इस समय 35 से 40 के बीच के राष्ट्रीय स्तर पर चमकते चेहरे कौन हैं। केसी वेणुगोपाल या जयराम रमेश क्या आखिरी वो पीढ़ी है? इसके बाद कौन? खैर, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और आप इसे कैसे देखते हैं कि जिला अध्यक्षों की ये जो प्रणाली है, जिसे ताकतवर बना रही कांग्रेस, ये गेम चेंजर साबित हो सकती है? शरद जी देखिए, कल्पना बहुत अच्छी है, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, कल्पना बहुत अच्छी है। राहुल गांधी जी ने तय किया है कि साहब अब नेताओं से फीडबैक नहीं लेंगे, बल्कि AICC अपने पर्यवेक्षक जो है जिलों में भेजेगी, वो पर्यवेक्षक नेताओं की रिपोर्ट लेंगे, उसके हिसाब से 5 नामों का एक पैनल तैयार करेंगे और उस पैनल में से फिर अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये प्रक्रिया जो मैंने पढ़ी है और ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है। लेकिन सवाल फिर वही आता है जो आप ये अभी शैलेंद्र जी ने जिस बात को कहा, मैं कभी नहीं कहता कि नेताओं की वरिष्ठता को नकारा जाना चाहिए। बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस को दिया है, लेकिन उसके बदले में दूसरी बात यह भी तो आती है कि उसके बदले में कांग्रेस ने भी उन्हें बहुत कुछ दिया है, वो जो कुछ भी है कांग्रेस से ही है। तो दोनों चीजें हैं, लेकिन क्या उसमें पार्टी का कोई नुकसान हो सकता है? आज भी जब जिलों में जिलाध्यक्ष तय किए जाएंगे शरद जी, तो इनको पूरी तरह उस जिले के उन नेताओं के आभा मंडल से दूर रखना पड़ेगा। ये बहुत कठिन काम है कांग्रेस के लिए, बेहद टास्क बहुत कठिन है, लेकिन प्रयोग किया है, अच्छा प्रयोग है, मैं कांग्रेस के लिए शुभकामना। लेकिन बार बार फिर वही बात आती है कि इसको पूरे को बहुत अनुशासन के सांचे में इनको ढालना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टी में अनुशासन छिन्न भिन्न है। इसमें कैडर तो इसमें था ही नहीं, खुद शैलेंद्र जी स्वीकार रहे हैं कि भाई आंदोलन से उपजी पार्टी है, आंदोलन से लेकिन इसमें आपने अगर समय रहते परिस्थितियों को समझा होता। अब मुझे लगता है शरद जी ये लेट हो गए, चलिए, लेकिन लेट हो गए। ये चीजें 10 साल पहले अगर करते और कैडर को मेंटेन करते, कैडर बनाने की कोशिश कभी हुई नहीं। अब पहली बार कांग्रेस कैडर पे आई है, मुझे लगता है कि हम शुभकामनाएं, और हो सकता है कैडर से पार्टी में कुछ ना कुछ बदलाव आए।
बिल्कुल शैलेंद्र जी, मैं चाहूंगा आप जवाब दें, वक्त बहुत कम है मेरे पास। देखिए, निश्चित रूप से द्विवेदी जी ने जो बात कही है कि कैडर बनाने का प्रयास है, मैं खुद उसी कैडर से राहुल जी के निकल कर आया, यूथ कांग्रेस में मेंबरशिप के माध्यम से मेरे जैसे कई युवा निकल कर आए हैं जो आज प्रदेश में और अखिल भारतीय स्तर पर काम कर रहे हैं। समय लग रहा है, कोई एक दिन में पार्टी में सुधार होता नहीं है। निश्चित रूप से आप सबकी शुभकामनाएं, क्योंकि आप सब भी चाहते हैं कि हमारे देश में प्रजातंत्र मजबूत रहे। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और पार्टी उस दिशा में बढ़ रही है। आने वाले समय में आपको वो उसके अच्छे नतीजे निकल कर आएंगे। महत्वपूर्ण बात यही है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सबसे अच्छे कोच वो होते हैं जो शायद इस मामले में अनफॉर्चुनेट होते हैं कि वो किसी बड़े मैच में सेंचुरी नहीं लगा पाते। जैसे अभी एक 14 साल के लड़के का भाग्य बहुत आईपीएल में चमका है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। लेकिन हमेशा ये कहा जाता है कि जो यूपीएससी निकाल नहीं पाया लेकिन बड़ा डेडिकेटेड रहा है, वो यूपीएससी के अनेक आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी निकाल सकता है। वो कोच जो रणजी ट्रॉफी में या इंडियन टीम सिलेक्शन में फेल हो गया, वो क्रिकेट का सर, आप रमाकांत आचरेकर को क्या जानते हो? सचिन तेंदुलकर के कोच है। संजय भारद्वाज जी इस समय मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में कोचिंग चला रहे हैं। वो गौतम गंभीर जो इंडियन टीम के कोच हैं उनके कोच रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस में वरिष्ठ नेता कोच होने के लिए तैयार हैं? ये होना ही पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है कि अब आप ट्रेंड करिए। अब आप खुद को भूमिका में सिद्धारमैया साहब हाथ दिखाते हैं मारने के लिए। इतना बड़ा मौका मिला है, आप मंच पर क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? अगर ये नेता खुद आगे आकर कहें कि शिव कुमार जी आप संभालिए, भाई साहब आप आ जाइए, अब हम नहीं लेंगे जिम्मेदारी, ये कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। और बहुत महत्वपूर्ण बात कही जगदीश जी आपने, विचार ही रक्षा करता है। विचार का समर्पण बीजेपी को आज तमाम सत्ता के दुष्प्रभावों से प्रभावित होने के बाद भी करप्ट होने से शायद बचाए हुए। कांग्रेस शायद उस सीमा तक नहीं जा पाई, और अगर उसने अभी अपने को विचार के प्रति जागृत किया तो वो फिर खड़ी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।